हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसके हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having a different antibiotics। तो जैसा अब तक हमने देखा है कि हम क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया में कि जो रिकॉम्बिनेंट और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उनको पहचानने के लिए हम क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया को पहले एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डाल रहे थे, फिर उसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में डाल रहे थे, जो कि क्या है, क्यूबरसम प्रोसेस है, यानी कि जो टाइम टेकिंग या फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, यानी कि डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम आसान मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम अदर जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है उनका यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम करने वाले हैं PUC8 का यूज़। ठीक है। It requires simultaneous plating of two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करेंगे PUC8 का, जो कि इजीली डिफ्रेंशिएट करेगा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को। किसके आधार पर? कलर के आधार पर। यानी कि इसमें दो कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये वाइट कलर एंड ब्लू कलर। तो अब देखते हैं एक बार। ये है एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका खुद का DNA प्रेजेंट है। ठीक है। जो कि क्या है, इसका क्रोमोसोमल DNA ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक प्लाज्मिड। ये कौन सा प्लाज्मिड है? PUC8। ठीक है। इस प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है एक लैक जीन। कौन सा? लैक जेड जीन। ठीक है। अब ये जो इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे, जो कि क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। अब क्या करेंगे, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे जो बीटा गैलेक्टिसाइडेज एंजाइम है वो एक्ट करेगी और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। जो कि प्रोडक्ट है वो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर। ठीक है। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि जो बीटा गैलेक्टिसाइडेज एंजाइम है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे काम करके कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। ठीक है। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme like Z beta galactosidase enzyme. This result into inactivation of gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertion inactivation. तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है, जब फॉरेन DNA को इंसर्ट करेंगे प्लाज्मिड में तो जो लैक जेड जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। इसी का मतलब है इंसर्शन, यानी कि इंसर्ट करना DNA को, और इनएक्टिवेशन मतलब कि जो लैक जेड जीन प्रेजेंट थी प्लाज्मिड में वो क्या हो गई, इनएक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से अब वो कोई काम नहीं करेगी। यानी कि वो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है उस पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो काम नहीं करेगी, और जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट है वो ब्लू कलर नहीं देगा। ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या है, इसका डायरेक्टली हम लोग, इसीलिए हम इसको आसान मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये देख के ही पहचान लेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, ये देता है वाइट कलर, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरिया है वो देगा ब्लू कलर। क्योंकि जब रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, यानी कि जब वो जो फॉरेन DNA है वो इसमें इंसर्ट कर देंगे तो लैक जेड जीन तो इनएक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम थी वो भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगी, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो ब्लू कलर नहीं देगा, यानी कि वाइट कलर देगा। तो इससे हम पहचान लेंगे जो वाइट कलर है वो क्या दे रहा है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ये उसी की तरह है जैसे कि फॉरेन DNA ने क्या किया, वहाँ पे जो जुड़ा था वो टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे, तो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन था वो हट गया था। उसी तरह जो प्लाज्मिड है इसके अंदर क्या हो रहा है, जो प्लाज्मिड में जब फॉरेन DNA को ले लिया तो वो कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट। यानी कि फॉरेन DNA कहाँ पे जुड़ गया, जो लैक जेड जीन है वो हट गई और वहाँ पे आके जो फॉरेन DNA है वो जुड़ गया। एंड इसी में दूसरे केस में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड है उसने फॉरेन DNA को नहीं लिया, यानी कि फॉरेन DNA उससे आके नहीं जुड़ा है, तो जो लैक जेड जीन थी वो उसमें प्रेजेंट थी, वो नहीं हटी।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बना है, इसमें क्या फॉरेन डीएनए जुड़ गया है, जिसकी वजह से जो लैक-जेड जीन थी वो हट गई है। अब वो लैक-जेड जीन हटने की वजह से क्या हुआ है, जो बीटा गैलेक्टिसाइडेज एंजाइम है वो नहीं बनेगी। ठीक है, अब वो नहीं बनेगी तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है वो भी क्या है, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो वो कैसा कलर देगा, वाइट। ठीक है, तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो देता है वाइट कलर। और वहीं पे जो बैक्टीरिया में जैसे जो लैक-जेड जीन प्रेजेंट थी, जिसमें जो फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा था, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, वहाँ पे लैक-जेड जीन प्रेजेंट थी, तो जो बीटा गैलेक्टिसाइडेज एंजाइम थी वो बन रही थी वहाँ पे, और जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट था वो कैसा कलर दे रहा था, इसमें ब्लू कलर। ठीक है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, ब्लू कलर देता है, और जो रिकॉम्बिनेंट है इसमें बैक्टीरिया वो वाइट कलर देगा। The presence of chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert, and the presence of insert result into insertion inactivation of beta galactosidase, and the colonies do not produce any color, and these are identified as a recombinant colonies. एंड ये जो मेथड है इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, यानी कि हम लोग सिर्फ देख के बता सकते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है, या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का, वो कौन सा है। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन अ प्लांट एंड एनिमल्स। तो अब तक हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जो फॉरेन डीएनए उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट या फिर बैक्टीरिया में। लेकिन अब हम ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम क्या बता सकते हैं कि जो फॉरेन डीएनए है उसको हम एनिमल या फिर प्लांट सेल में डालेंगे। तो अब हम लोग ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल जो होस्ट है उनके अंदर डालेंगे। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plant and animal from bacteria and viruses, which have known for this ages how to deliver gene to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or virus want. तो ये जान के आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये सब जो हमने सीखा है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए को एनिमल या फिर प्लांट सेल में डाल रहे हैं, ये सब हमने कहाँ से सीखा है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया एंड वायरसेस में ही जो वेक्टर थे वो क्या कर रहे थे, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे थे बैक्टीरिया होस्ट के अंदर। और अब हम लोग क्या करते हैं, जो वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं आजकल, जो फॉरेन डीएनए है उसको एनिमल्स या फिर प्लांट सेल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कहाँ से सीखा है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। For example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known to tDNA to transform normal plant cell into a tumor and direct these tumor cell to produce chemicals required by pathogens. तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है वो क्या है, एक पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि जो उसका टीडीएनए वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, उस टीडीएनए को क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे, प्लांट सेल में। यानी कि जो नॉर्मल प्लांट सेल थी उनको कैसा चेंज कर देगा, वह ट्यूमरस सेल्स में। ठीक है, यानी कि उनमें क्या हो जाएगा, ट्यूमर। क्योंकि जो टीडीएनए है ये क्या है, टी फॉर ट्यूमर। अभी ट्यूमर क्या होता है, जो बहुत सी जो ब्लड सेल्स होती हैं ना वो पास पास आ जाती हैं, तो एक गुच्छा जैसे बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो ये क्या करता है, जो नॉर्मल प्लांट सेल है उसके अंदर ट्यूमर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि ज़रूरी होता है पैथोजन के लिए। जैसे ये क्या है, ये है टीडीएनए। ठीक है, किसका, एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए। इस टीडीएनए में दो जीन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ऑन्कोजीन और दूसरा होता है ओपाइंस। ठीक है, अब ये जो टीडीएनए है वो बैक्टीरिया ने ट्रांसफ़र कर दिया प्लांट सेल के अंदर। ये क्या है, प्लांट सेल, ये इसकी क्या है, सेल वॉल। ठीक है, अब इसने यहाँ पे ये अपना टीडीएनए ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें क्या, यहाँ पे भी कि जो ऑन्कोजीन है और जो ओपाइंस हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो ऑन्कोजीन है वो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। वो कौन कौन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन्स। वहीं पे जो ओपाइंस हैं वो क्या करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है ये एक तरह से उसका खाना है, ये फूड सोर्स की तरह काम करता है उसके लिए। ठीक है,
तो बैक्टीरिया ने अपना टीडीएनए प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये प्लांट सेल का जो डीएनए डिवाइड करेगा तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो जीन्स हैं वो भी डिवाइड होंगे, और ये जो जीन्स हैं वो डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, ये जो प्लांट हैं उनमें डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो एग्रोबैक्टीरियम इन ट्यूमिफिशंस है वो क्या करता है, अपना खाना लेता रहता है ओपाइन से, और जो जीन्स हैं वो प्लांट सेल में डिवाइड करते रहते हैं और उनको डिजीज़ करते रहते हैं, उनको ट्यूमर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट है उनमें भी ट्यूमरस सेल्स बनती रहती हैं डिवाइड कर करके। Similarly, retrovirus in animals have the ability to transform normal cell into cancerous cells. उसी तरह जो एनिमल्स हैं, ये तो प्लांट सेल में हो गया, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेट्रोवायरसेस। ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं कैंसरस सेल्स में। जो एनिमल्स की नॉर्मल सेल होती है उनको कैसा बदल देंगे, वो कैंसरस सेल्स में। तो जो प्लांट्स में क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है वो प्रोड्यूस करता है डिजीज़, और जो एनिमल्स हैं उनमें क्या करता है, जो रेट्रोवायरस होता है वो डिजीज़ कॉज करता है। A better understanding of the art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering genes of interest to humans. तो अगर हम ये अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से जो ये बैक्टीरिया हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस है या फिर जो रेट्रोवायरसेस हैं, वो किस तरीके से जो अपने जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं किसी होस्ट सेल के अंदर, तो इससे हम क्या है, इनकी जो बीमारी है करने की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करने में मदद कर पाएंगे, और जो इन पैथोजेंस हैं उनको यूज़ करके हम जो है वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इनकी जो ये बीमारी कॉज करने की जो इनकी एबिलिटी है, उनकी कैपेसिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं, और जो ये पैथोजेंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। यानी कि हम इनको अच्छे से समझ के क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग यूज़फुल वेक्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ह्यूमंस एंड प्लांट्स के अंदर। The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumeficans has now been modified into a cloning vector, which is no more pathogenic to plants, but it is still able to use the mechanism to deliver gene of interest into variety of plants. तो जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का, वो अब मॉडिफाइड करके हमें क्या कर दिया, उसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ कर दिया है, जो कि आजकल प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं रहा है, लेकिन आज का हम उनको यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट में यूज़ कर रहे हैं आजकल। Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desired gene into animal cell. उसी तरह जो रेट्रोवायरस है वो भी आजकल हमको हार्म नहीं कर रहा है, उसको भी हम लोग जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसकी तरह यूज़ कर रहे हैं एनिमल सेल में डिलीवर करके। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacteria, plant and animal host where it multiplies. तो जब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे सुटेबल वेक्टर से, तो जो सुटेबल वेक्टर है उस जीन को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में या फिर एनिमल होस्ट में, और फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करके उसकी क्लोनिंग करके कॉपीज़ बना देगा। तो जो रेट्रोवायरस है, जो वेक्टर है, उसको हम लोग आजकल किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डिलीवर करने के लिए जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, और जो शटल वेक्टर्स हैं, यूकैरियोटिक जब प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उन दोनों का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसके लिए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट करने के लिए ह्यूमंस में, एनिमल्स में। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा होस्ट जो आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले, यानी कि तो हमने क्या करना है, ऐसे होस्ट को बनाना है जो कि कॉम्पिटेंट होस्ट हो। अब ये कॉम्पिटेंट होस्ट हम कैसे बना सकते हैं, उसके ये हम देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करना है होस्ट के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एंट्री, यानी कि होस्ट के अंदर एंट्री कैसे लेनी है। तो Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane. तो जो DNA है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर लविंग। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग।
तो जो ये डीएनए है वो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसके ऊपर ऑक्सीजन जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और जब वाटर के कांटेक्ट में आती है तो जो वाटर का एच है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं क्योंकि अपोजिट होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो डीएनए होता है वो वाटर लविंग होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए जो ये सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट की, उसके अंदर वो एंटर नहीं कर सकता है। जो प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि उसमें जो ऐसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी कि एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई। तो ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल। जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक नेचर का, और जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक नेचर की। ठीक है, तो अब जब डीएनए को हम इसमें से एंटर कराएंगे तो जो ये यहाँ पे एंटर करेगा तो ये कैसा है, लिपिड कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर, तो इसलिए डीएनए को रिपेल करेगा, यानी कि डीएनए इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए की जो नेचर है वो है हाइड्रोफिलिक, और जो ये लिपिड का नेचर है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो डीएनए इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो अब जो डीएनए है उसको हम कैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर डालें, वो हमें देखना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ये भी देख लेते हैं कि जो ऑयल है वो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, और जो वाटर है वो होती है हाइड्रोफिलिक नेचर, इसीलिए ये दोनों मिलते नहीं हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के अंदर हम प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करवाएंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो बैक्टीरियल सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाना है डीएनए के लिए। दिस इज़ डन बाय ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटाइन। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होगा, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरियल सेल है उसको ट्रीट करेंगे बाइवेलेंट कैटाइन से। यानी कि बाइवेलेंट कैटाइन क्या होता है, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, यानी कि Ca2 पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट कैटाइन। तो हमने एक बीकर ले रहे हैं, इस बीकर में हम लोग क्या डालेंगे, हाई कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, और इसमें क्या डालेंगे हम, बैक्टीरिया, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया डाल देंगे। ठीक है, अब जब ये बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल में पोर बन जाएंगे, जो ये डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पोर्स बन जाएंगे, जिससे जो डीएनए है वो अंदर चला जाएगा बैक्टीरिया के। such as calcium, which increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shocked and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया है उसको डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट किया, जिसकी वजह से क्या बन गए, पोर्स बन गए। ठीक है, जैसे ये क्या है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल पे क्या बन गए, यहाँ पे पोर्स बन गए। ठीक है, डाइवेलेंट कैटाइन से ट्रीट करने की वजह से। फिर जब डीएनए के पोर्स के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो इनके अंदर एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, इसको बोलते हैं हीट शॉक। हीट शॉक में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ई कोलाई बैक्टीरिया, इन दोनों को लेंगे, फिर इनको साथ में हम रख देंगे कुछ टाइम के लिए आइस में। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन, यानी कि जब हम इन दोनों को साथ में इंक्यूबेट करेंगे, आइस में रखेंगे, फिर इन दोनों को आइस से निकाल के हम 42 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर रख देंगे, जिसके वो बोलते हैं हीट शॉक। ठीक है, हीट शॉक देंगे, फिर वापस से हम इसको आइस में रखेंगे। इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो उसको अपने अंदर ले लेगा, क्योंकि जो पोर्स बन जाते हैं इसके ऊपर, उसके थ्रू ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर पोर बन गए ना, तो इन पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, जो डीएनए है वो एंटर कर जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, ये देखा जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, हीट शॉक इसमें देते हैं बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जब हमको जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में हमको ट्रांसफ़र करना होता है तो हम देते हैं हीट शॉक
पहले उसको 42 आइस में रखते हैं, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखते हैं, फिर दोबारा उसको आइस पे रखते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो बैक्टीरिया सेल है उसमें पोर्स बन जाएंगे, जिसके थ्रू जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये हो गया बैक्टीरिया के अंदर। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का ये एकमात्र तरीका नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो डीएनए है इसको होस्ट के अंदर एंटर करवा सकते हैं इन अ मेथड नॉन एज माइक्रो इंजेक्शन। तो एक दूसरा मेथड क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो ये जो माइक्रो इंजेक्शन है इसमें क्या होता है, ये अंडर माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें डायरेक्टली जो इंजेक्शन है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं होस्ट के अंदर, होस्ट के न्यूक्लियस में, ठीक है। डायरेक्टली क्या करते हैं, जो डीएनए इसको इंजेक्ट करते हैं होस्ट के न्यूक्लियस में, एनिमल सेल में। तो ये जो माइक्रो इंजेक्शन तरीका है ये हम किस में करते हैं, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। In other methods suitable for plant cells are bombarded with a high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as biolistics और gene gun। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है ये यूज़ होता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में कौन सा मेथड होगा, जीन गन, ठीक है। जीन गन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो गोल्ड एंड टंगस्टन है उसके पार्टिकल्स लेते हैं। गोल्ड एंड टंगस्टन के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर हम लोग लगा देंगे डीएनए को। तो जो गोल्ड है और ये टंगस्टन है उनके ऊपर हमने क्या कर दिया, डीएनए चिपका दिया हमारा। अब डीएनए के बाद चिपकाने से क्या होगा, जो प्लांट सेल है इसमें हम इन पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी के साथ फायर कर देते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि जो हम गोल्ड एंड टंगस्टन है वो ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये गोल्ड एंड टंगस्टन क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, और ये जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर ये नॉन रिएक्टिव हैं तो आगे जो सेल है उसके अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए हम लोग गोल्ड एंड टंगस्टन का यूज़ करते हैं जीन गन में। And the last method uses disarmed pathogen vector which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। And अब जो लास्ट मेथड है वो क्या है, डिसार्म पैथोजन। तो इस मेथड में क्या होता है, जिनकी डिजीज़ करने की कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं डिसार्म्ड पैथोजन्स, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था कि डिसार्म पैथोजन क्या होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं हम लोग को प्लांट में यूज़ करते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस को, और जो एनिमल्स में उनमें यूज़ करते हैं रेट्रोवायरसेस को, ठीक है। तो ये क्या थे, डिसार्म पैथोजन्स थे जिनको हम यूज़ करते हैं हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए होस्ट के अंदर, ठीक है। तो इनमें जो डिसार्म पैथोजन्स जो है एज अ वेक्टर यूज़ होते हैं, ये किसके लिए यूज़ होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये कैसा है, वेक्टर मीडिएटेड मेथड है, इसमें क्या है, वेक्टर्स का यूज़ हो रहा है डिसार्म पैथोजन्स में। Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the processes facilitating recombinant DNA technology। तो अब हमने क्या है, जो टूल्स हैं वो पढ़ लिए थे recombinant DNA टेक्नोलॉजी के। अब हम जो है इसका प्रोसीजर देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो कैसे होती है recombinant DNA टेक्नोलॉजी की, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।